हाय दोस्तों, मेरा नाम अरुण और आप सभी लोगों का महादेव सिविल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने दो टॉपिक ख़त्म किए। पहला इस्लाम का उदय और दूसरा मोहम्मद बिन कासिम। अगला टॉपिक हमारा जो है गजनी, महमूद गजनवी या गजनी वंश। दोस्तों, इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उस समय भारत में कौन कौन से वंश थे, कहाँ कहाँ पे थे और उस समय गजनी की स्थिति क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम कोशिश करते हैं मैप में समझने के लिए, समझते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, ये भारत है, ठीक है, मैप में दिख रहा होगा, ये भारत है। इसके बगल में पाकिस्तान है, ठीक है, फिर ईरान है, इराक है, तुर्की है, ठीक है। ये जो मध्य एशिया के जो देश बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसी में यहाँ पे क्या था, ये अजमेर है, ये अजमेर का क्षेत्र है। अजमेर में दोस्तों चौहानों का शासन था। गुजरात में, गुजरात कहाँ पे, गुजरात ये है, यहाँ पे गुजरात में कौन सा था, सोलंकी वंश थे। दक्षिण भारत में यहाँ पे होयसल थे, यहाँ पे होयसल वंश थे, ठीक है दोस्तों। और सबसे नीचे दक्षिण भारत में पांड्य राज्य थे, ये यहाँ पे पांडवों का शासन था, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चोल। हालांकि उस समय चोल जो थे दक्षिण भारत के बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन जब विदेशी आक्रमण जब उत्तर की तरफ से स्टार्ट हुआ तो उस समय दक्षिण भारत के शासकों ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते थे। और उस समय बंगाल, ये बंगाल है और ये असम है। बंगाल में उस समय पाल वंश का शासन था और राजा महिपाल थे। बिहार में उस समय सेन वंश का शासन था। बिहार मैप में ये है, ठीक है, ये बिहार में उस समय सेन वंश का शासन था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उस समय कश्मीर, दिल्ली में तोमरों का शासन था, ठीक है। और उसके बाद बीच में चंदेल थे, ठीक है, परमार थे, चेद थे। ये छोटे छोटे राज्य थे और आपस में संघर्षरत थे, आपस में ही अपनी शक्तियों को छीड़ कर रहे थे। वहीं पे काबुल, ये यहाँ तक जो काबुल, ये सब मिला करके, ठीक है, ये जितना क्षेत्र आता है ये हिंदू शाही राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। यहाँ का जो शक्तिशाली शासक थे उस समय हिंदू शाही राज्य के शासक जयपाल, उनका नाम था जयपाल, ठीक है साथियों। और उसके बाद उस समय मध्य एशिया में जोरों शोरों से इस्लाम धर्म, ये टोटल मध्य एशिया का भाग आता था, ठीक है साथियों, ये मध्य एशिया के भाग आते थे। और इस समय यहाँ पे मुस्लिमों का लगातार बोलबाला और उदय, मुस्लिमों के इस्लाम के उदय में सभी योगदान पूरी जोर शोर से अपने धर्म को बढ़ावा देना, प्रचार करना, प्रसार करना इस समय मध्य एशिया में जोरों से चल रहे थे साथियों। कहते नहीं कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुए, सपनों के पीछे हम भी हाथ धोकर पड़े हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो स्थिति यहाँ पे थी, अब जैसे हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस्लाम के प्रचार की बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस्लाम के प्रचार की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, अरबों के हाथों में आई। अरबों ने स्टार्ट किया, तो हमने क्या किया, अरब, पहले अरब के हाथों में स्टार्ट हुआ। अरब, ठीक है। अरब में खलीफाओं ने इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरुआत किया। लेकिन इस समय खलीफा लोग जो थे उनकी विलासिता और दुर्बलताओं की वजह से अरबों ने इस्लाम का नेतृत्व उनके हाथ से निकल, अरबों के हाथ से निकल करके
जो इस्लाम के नेतृत्व का जो अगला वो ईरानियों के हाथ में चला गया। ठीक है, अरबों के बाद किनके हाथ में इस्लाम की जिम्मेदारी आई? ईरानियों के हाथ में। ईरानी, ठीक है। अब ईरानियों ने क्या किया कि लेकिन कुछ समय तक इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और उसके बाद इनके भी हाथ से क्या हुआ कि इस्लाम का नेतृत्व इनके हाथ से निकल करके तुर्कों के हाथ में आ गई। अगर हम तुर्कों की बात करें कि ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, कैसे थे, क्या थे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तुर्कों के बारे में बता दें कि तुर्क थे कौन। धीरे धीरे जब इस्लाम का नेतृत्व जब तुर्कों के हाथ में आ गया, इसके बाद किसके हाथ में आ गया? तुर्क। तुर्क के हाथ में आ गया, तुर्कों के हाथ में आ गया। ठीक है, तुर्की के हाथ में आ गया। इन लोगों ने क्या किया यहाँ पे जब इनके हाथ में आ गया, क्योंकि इन तुर्कों के अंदर ना तो अरबों जैसी समझदारी थी उस समय और ना ही ईरानियों की जैसी सुसभ्यता इनके अंदर थी। तुर्क इस्लाम का प्रचार प्रसार तलवार के बल पे करना चाहते थे। तुर्क जो थे इस्लाम का प्रचार प्रसार तलवार के बल पे करना चाहते थे। कहीं ना कहीं इनका संबंध तुर्कों का मंगोलों से था। दूर के संबंध इनके मंगोलों से भी मिलते हैं तुर्कों के, क्योंकि समय समय पर ये मानवीय भावनाओं को भूल करके ये दुर्व्यवहारों पर उतर आते थे, क्रूरता पर उतर आते थे। तुर्की लोग अरब और ईरानियों की तुलना में इस्लाम धर्म ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि ये नया धर्म था। इनकी कोई चीज़ की वजह से हमारे पास कोई चीज़ नया नया आता है तो हम उसे, जैसे कोई बुक हमारे पास नई नई आती है, हम उसे 2-4 दिन अच्छे से पढ़ते हैं। वही समय इस समय तुर्कों के साथ था। तुर्कों ने क्या किया कि इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार युद्ध, मानवीय सारे रणनीति अपनाना शुरू कर दिए। इधर 8वीं सदी में मंगोलों ने मध्य एशिया में बर्बरतापूर्ण, कट्टरतापूर्ण मध्य एशिया में हथियार के दम पे इन लोगों को भगाना शुरू कर दिया वहां से। लेकिन फिर भी धीरे धीरे तुर्की लोगों ने साल्जुक, इल्बरी, कार्लुक, अनेक तुर्क जातियों को इस्लामी प्रदेश में प्रवेश करती चली गई। ये सारी जो जनजातियाँ थीं धीरे धीरे इस्लामिक प्रदेश में परिवर्तित होती चली गई। उसके बाद धीरे धीरे इस्लामों ने क्या किया, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, यहाँ सब पर भी इन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ पे सत्ता स्थापित किया। अब क्या हुआ कि जब इन लोगों ने चारों तरफ विस्तार कर दिया, ठीक है, तो इनकी सत्ता कहाँ पहुँच गई? ये यहाँ पे हिंदू शाही राज जयपाल की सत्ता के पास। इनके जो बॉर्डर मिलने लगे भारतीय बॉर्डर से, इनकी जो सीमाएं जो टच करने लगी वो हिंदू शाही राज्य से सीमाएं इनकी टच करने लगी। 10वीं सदी में काबुल में हिंदू शाही राज्य शक्तिशाली राज्य था। जयपाल वहाँ का शासक था। साथियों, लेक्चर का मतलब होता है कि दिमाग में खाका तैयार करना, ताकि हम एग्जाम के सामने बैठे तो हमारे माइंड में एक कहानी उभर कर सामने आए। बाकी काफ़ी फैक्ट चीज़ें मानता हूँ कि छूट जाती हैं, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से खाका हमारे दिमाग में जब बना रहता है, जैसे हमने बताया, उस समय क्वेश्चन आता है कि हिंदू शाही राजा कौन था, हिंदू शाही राज्य कहाँ पे था। काबुल के आसपास के क्षेत्र जो थे पूरे हिंदू शाही राज्य थे। 10वीं सदी में इनकी बॉर्डर जो थी वो टकराने लगी थी तुर्कियों से।
आइए हम बात करते हैं कि ये थे कौन, कहाँ से आए थे, इनकी मंशा क्या थी, इनकी इच्छा क्या थी। ठीक है, आइए हम बात करते हैं यामिनी वंश की। यामिनी वंश या गजनी वंश, आइए हम इसकी बात करते हैं। यामिनी वंश या गजनी वंश, ये थे कौन, कहां से आए थे? ये जो ईरान के शासक, ईरान के शासकों की एक शाखा थी, ये ईरान के शासकों की एक शाखा थी। लेकिन जब अरबों ने ईरान पे आक्रमण किया, जब अरबों ने, ये ईरान है, कहाँ साथियों, इसमें ये ईरान है, ये ईरान है और ये अरब है, ये टोटल अरब देश के अंतर्गत आता है। जब मैप में दिख रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैप जब भी पढ़िएगा मैप रख के पढ़िएगा, क्योंकि सामने पता चलता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र कौन कौन थे। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ कि ये ईरान की एक शाखा थी, लेकिन जब अरबों ने इन पे आक्रमण किया तो ये भाग करके कहाँ चले गए? तुर्किस्तान चले गए। ये ये यहाँ पे तुर्किस्तान, ये भाग करके यहाँ पे चले आए। और यहाँ जब आ गए तो इन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों से इतने घुल मिल गए, और घुलने मिलने के बाद ये खुद तुर्क कहलाने लगे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कोई ना कोई लीडर खड़ा होगा नेतृत्व करने के लिए, जो हमने पिछले बताया था सासानी वंश। अब बात आती है कि इसकी, ठीक है, अलप्तगीन इसका नाम आता है। अब बात आता है अलप्तगीन। साथियों में ये अलप्तगीन था कौन? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये था कौन, ये आया कहाँ से? ये वही व्यक्ति है जो भाग करके तुर्किस्तान, ठीक है साथियों, गए थे। और ये सासानी वंश, पिछले जो सासानी वंश के जो शासक थे अब्दुल मलिक, उन्हीं का ये तुर्कदास था। अब्दुल मलिक का तुर्कदास। ठीक है, ये जो अलप्तगीन है ये अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। इसी ने यहीं पे तुर्किस्तान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने तुर्किस्तान में की। ठीक है, उसके बाद अलप्तगीन ने क्या किया कि 963 में अमीर अबू बकर लाविक, ये कौन है? ठीक है, 963 में अमीर अबू बकर लाविक से जुबलिस्तान तथा उसकी राजधानी गजनी को छीन लेता है। ये कहानी के माध्यम से साथियों सुनिएगा, ये कहानी है, ये कहानी को बनाया गया है, कई किताबों से छांटा गया है, दिमाग में एक खाका तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। अलप्तगीन ने क्या किया कि 963 ईस्वी में अमीर अबू बकर लाविक से जुबलिस्तान और उसकी राजधानी को छीन लिया गया। छीनने के बाद याद रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा
क्योंकि उससे ये पता चलता है कि कब छीना गया, किससे छीना गया, गजनी उस समय किसकी राजधानी थी। तो साथियों, उस समय गजनी जुबलिस्तान की राजधानी थी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, ठीक है। किसने छीना? अलप्तगीन ने छीना था। किससे छीना था? अमीर अबू बकर लाविक से छीना था। और कब छीना था? 963 ईस्वी में। कई क्वेश्चन बन गए यहीं पे, इसीलिए आप कोशिश करिए कि पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। इसी समय से तुर्की की जो राजधानी थी वो गजनी बन गई। अब हिंदू शाही राज्य और तुर्की राज्य की सीमाएं जो थी आपस में पूरी की पूरी टकराने लगी, ठीक साथियों। अब उसके बाद आते हैं कुछ समय बाद 963 ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 963 मृत्यु, ठीक है। मृत्यु हो जाती है 963 में। साथियों, उसके बाद इसका बेटा, उसके बेटे का नाम इसहक, बेटा इसहक 3 वर्ष, ठीक है। इसका बेटा इसहक 3 वर्ष तक गद्दी संभालता है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद ये विलासी होता है, अयोग्य होता है। शासन की सत्ता इसके सेनापति इसे हटा करके शासन की सत्ता पे बैठ जाता है। और 972 में इसहाक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके सेनापति का नाम बलप्तगीन है। इसके सेनापति का नाम बलप्तगीन है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद एक नया नाम आता है अलप्तगीन का। अलप्तगीन का एक और दास होता है, एक और गुलाम होता है। ये अलप्तगीन है, इसके एक और गुलाम का नाम होता है पिराई। पिराई ये गुलाम है, ये गुलाम है। कुछ समय तक ये शासन करता है। और उसी समय हिंदू शाही राजा जयपाल इनके पुत्रों के नेतृत्व में एक सेना आक्रमण के लिए इनके ऊपर अटैक करती है। उसी समय अलप्तगीन का एक और दास जिसका नाम सुबुक्तगीन था, जिसका नाम सुबुक्तगीन था, ठीक है। ये क्या करते हैं कि उस आक्रमण को असफल कर देते हैं। और असफल करने के बाद 977 में पिराई को हटा करके और खुद गद्दी पर अधिकार कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सुबुक्तगीन की। सुबुक्तगीन जो था वो अलप्तगीन का गुलाम। सुबुक्तगीन हिंदू राजा जयपाल के बीच में टकराव बढ़ जाते हैं। और इनकी मुलाकात, पहली मुलाकात 986-87 में इनके साथ युद्ध होता है। वो युद्ध गजनी और लगमान के बीच में होता है। ये युद्ध जो है कई दिनों तक चलता है। मुकाबला बराबर का होता है। लेकिन उसी समय एक भीषण तूफान आता है। और तूफान की वजह से जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो जाती है।
जब जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो जाती है तो उस समय सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में संधि हो जाती है। साथियों, संधि होने के बाद जब जयपाल लाहौर पहुंचता है तो उसने संधि के शर्तों को मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि हम संधि वंधि नहीं मानेंगे, जो हुआ था वो हुआ था, जो हुआ उसे भूल जाओ, अगली बार फिर से तैयारी करो, फिर से आओ। इसी समय सुबुक्तगीन जो होता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर से अपना साजो सज्जत के साथ जयपाल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली मुलाकात सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में लगमान और पेशावर में होती है। लेकिन हालांकि जयपाल इस समय जो छोटे छोटे राज्य जो यहाँ पे हैं इनसे कुछ मदद मांगता है, कुछ सेनाएं मांगता है, आर्थिक मदद, सैनिक मदद। दिल्ली से भी बुलाए जाते हैं, दिल्ली से भी सेना मंगाई जाती है, अजमेर से भी सेना मंगाई जाती है, कालिंजर से भी सेना मंगाई जाती है और छोटे छोटे राज्यों से भी मदद ली जाती है। ये मदद धीरे धीरे जयपाल की एक विशाल सेना के साथ शुरू होती है और जयपाल अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन लगमान और पेशावर में जो युद्ध होता है, सुबुक्तगीन उस युद्ध को जीत जाता है और जयपाल उस युद्ध में हार जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद कुछ समय बाद 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो उसका छोटा बेटा होता है, उसके छोटे बेटे का नाम इस्माइल, सुबुक्तगीन के छोटे बेटे, इसके छोटे बेटे का नाम इस्माइल। सुबुक्तगीन ने इसे ही गद्दी सौंपी और शासन की जिम्मेदारी इसे ही सौंप दी थी मरने से पहले ही। लेकिन इसके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम महमूद था, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है, बड़े बेटे के रहते हुए छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। महमूद क्या करता है कि इन्हें हटा देता है और 998 में राज्य पर अधिकार कर लेता है। वही महमूद गजनवी जो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। इस्माइल का बड़ा भाई महमूद इसने क्या किया, अब इसके बारे में जानते हैं। बाकी पीछे का तो जितना था लेक्चर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो स्टेप बाय स्टेप चले। अगर हम बात करें सबसे पहले अलप्तगीन के बाद इसहाक के बाद बलक्तगीन आए, बलक्तगीन के बाद पिराई आए, पिराई के बाद सुबुक्तगीन आए, सुबुक्तगीन के बाद इस्माइल आए और इस्माइल के बाद महमूद आए। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन कभी कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। क्रम में ये होता है कि कभी सुबुक्तगीन को पहले दे दिया गया, कभी अलप्तगीन को पहले दे दिया गया, कभी बलक्तगीन को पहले दे दिया गया, कभी इस्माइल को दे दिया गया, कभी पिराई को दे दिया गया। 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि इसको क्रम में लगाओ। तो हमें हमेशा कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि सबसे पहले अलप्तगीन का बेटा इसहाक, सेनापति बलक्तगीन, फिर पिराई, फिर सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन के बाद सुबुक्तगीन का बेटा इस्माइल और इस्माइल के बाद उसका बड़ा बेटा महमूद। अब हम महमूद, जब शासन सत्ता आ गई गजनी की, तो महमूद गजनवी नाम शासन की जिम्मेदारी जब गजनी की महमूद के ऊपर आ गई, इसी को हम महमूद गजनवी कहते हैं।
अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। महमूद गजनवी, इसका जन्म कब हुआ था? नवंबर 971 में। हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे इसमें, बस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये टॉपिक लंबा है। महमूद, इनका जन्म नवंबर 971 को हुआ था। 27 वर्ष की आयु में ये अपने पिता के साम्राज्य के स्वामी बन गए। सिक्कों पर, महमूद के सिक्कों पर कुछ नाम अंकित मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन उठता है कि महमूद के सिक्कों पे क्या नाम मिलता है। अभी तो अटैक किया नहीं, तो उसके पहले ही जो उन्होंने सिक्के जो थे उन सिक्कों पे उनका नाम अमीर महमूद मिलता है। अमीर महमूद सिक्कों पे अंकित कराया गया है। धीरे धीरे महमूद गजनवी ने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। राज्य के विस्तार में उन्होंने बल्ख जीता, बस्त, हेरात, खुरासान, ये सारे प्रदेश मध्य एशिया में हैं। जब यहाँ से चलते हैं ये ऐसे, ये सारे प्रदेश जो हैं ये यहाँ पे धीरे धीरे करके ये ऐसे जीतते आ गए अपने हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। वहीं पे जब बल्ख, बस्त, हिरात, खुरासान जब जीत लेते हैं तो इनकी जो सीमाएं होती हैं वो फिर से भारत की सीमाओं से टच करने लगती हैं। जब ये सारे प्रदेश से जीत लेते हैं तो बगदाद के खलीफा ठीक है, बगदाद के खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्ला। बगदाद के खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्ला। 999 में महमूद ने जो ये प्रदेश जीते थे उन प्रदेशों की मान्यता ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें उपाधि दी जाती है यमीन उद दौला। ठीक है साथियों, जब बगदाद के खलीफा से मान्यता ले लेते हैं उसके बाद उनको उपाधि मिलती है यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्ला की। ये उपाधियां प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि महमूद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यमीन उद दौला, उपाधि। ठीक है, महमूद की जो उपाधि थी यमीन उद दौला, पहली उपाधि। यमीन उद दौला और दूसरी जो अमीर उल मिल्ला।
अमीन उल की उपाधि धारण करते हैं। इनके इतिहासकार उतबी, इन्होंने बताया महमूद गजनवी के बारे में। जो इन्होंने महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे, उतबी ने उन्हें जिहाद की उपाधि दी। लेकिन कुछ अधिकतर इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को धन के लालसा के कारण राज्य को जीतना, ये सब बहुत सारी उपाधियां दी। लेकिन उतबी ने बताया कि महमूद की जो उद्देश्य थे, महमूद गजनवी के जो उद्देश्य थे, उनका उद्देश्य था अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और मूर्ति पूजकों को नष्ट करना। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। उस समय हमारे भारत की स्थिति क्या थी, उस समय हमारे भारत में क्या चल रहा था। अगर हम बात करें उस समय की राजनीति के बारे में, राजनीति में उस समय मुल्तान और सिंध दो ऐसे राज्य थे जो मुस्लिम राज्य थे। उस समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी उद्भांड थी। क्वेश्चन आता है हमेशा कॉन्सेप्ट बैठा के, भारत की स्थिति ये थी कि जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, वो आपस में लड़ करके अपनी शक्ति को छीड़ कर रहे थे, अपनी शक्ति को समाप्त कर रहे थे। उस समय हालांकि दक्षिण भारत के राज्य जो थे शक्तिशाली थे, लेकिन वे उत्तर भारत के राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें, सामाजिक स्थिति के बारे में सोचें, उस समय समाज जो हमारा था बहुत ही दुर्बल था। समाज जो है अनेक जाति पाति में भेदभाव भावनाओं से प्रेरित था। समाज छोटे छोटे वर्गों में बटा हुआ था। उच्च जाति के लोग जो थे निम्न जाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिए थे। ऐसी स्थिति में कैसे देश को एक करके लड़ा जा सकता है। जिस देश की सामाजिक स्थिति इतनी बुरी हो। अल-बुरूनी जब भारत का वर्णन करता है, अपनी अल-बुरूनी की पुस्तक का नाम तारीख़ हिंद है, उसमें वो वर्णन करते हैं कि भारत में समाज जो है वो 4 वर्गों में विभक्त है। वो जन्म पर आधारित है। पहले ब्राह्मण जो उच्च कोटि में थे, उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ब्राह्मणों का काम था वेद पढ़ना, पठन पाठन करना। क्षत्रियों का काम था युद्ध में भाग लेना और बहुत सारे कार्य। लेकिन वैश्य का काम जो था पशुपालन करना, खेती करना, व्यापार करना, ये सारी जिम्मेदारियां वैश्य के अंतर्गत आती थीं। उसके बाद एक जाति और थी जिसका नाम शूद्र था। शूद्र का काम ये था कि ऊपर के जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा करना था। इन चारों वर्गों के अलावा, इन चारों जातियों के अलावा मानव का एक और विशाल समुदाय था जिसे अल-बुरूनी ने अत्यंज कहा है, जिसे अल-बुरूनी ने अत्यंज कहा है। इनकी किसी भी जाति में कोई गणना नहीं होती थी, ना ब्राह्मण में, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, ना शूद्र में। ये शूद्र से भी नीचे आते थे। इसमें 8 जातियों का वर्णन किया गया है। अल-बुरूनी ने इसमें 8 जातियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन आता है, यहीं से पूछा गया, कई दफे पूछा गया है क्वेश्चन। इनके अंतर्गत अच्छा आता 8 के अंतर्गत पहला धोबी,
मोची, जादूगर, दलिया बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, बहेलियाँ, जुलाहा, ऐसा कौन सी जाति थी जो इन 8 के अंतर्गत नहीं आती थी? कई दफ़े ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुहार ऐसी जाति थी जो इन 8 अत्यंज के अंतर्गत नहीं आती थी। साथियों, इसके नीचे भी एक जाति थी। उस जाति के अत्यंज के नीचे की एक जाति थी जिसके अंतर्गत हादी, डोम, चंडाल ये जातियां आती थी। कहा जाता है कि जो ये जातियां जब गांव में प्रवेश करती थी तो एक थाली लेकर के बजाते बजाते गांव की गलियों में प्रवेश करती थी, ताकि इनके प्रभाव में कोई ब्राह्मण ना आ जाए, कोई अदर जाति ना आ जाए, नहीं तो वो अछूत समझे जाते थे, अछूत मानते थे अपने आप। उस समय हमारे समाज की ऐसी दशा थी। उसके आगे अलबरूनी बताता है कि उस समय ब्राह्मणों के अलावा जो भी वेद, पुराण ये सब पढ़ते थे, उनकी जीभें काट ली जाती थी। उस समय के जटिल शासन, क्योंकि सब कुछ, सारे बड़े अधिकार जो थे ब्राह्मणों के हाथ में थे। विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था और स्त्रियां, उस समय स्त्रियों का सिर्फ भोग विलास के काम में ही लिया जाता था। सती प्रथा, बाल प्रथा, ये जितनी भी प्रथाएं थी ये उच्च वर्णों में थी। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा धार्मिक स्थिति के बारे में। उस समय गजनवी के समय देश में धार्मिक स्थिति क्या थी? मठ जो पहले ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, अब वो विलासिता के केंद्र बन गए थे। मंदिरों में जो दासी प्रथाएं थी, अब वो भ्रष्टाचार के मुख्य केंद्र बन गए थे। अब ज़्यादा आगे नहीं, क्योंकि लेक्चर है, पढ़ता ही जाएगा ये। बस खाली एक खाका तैयार कर लो कि महमूद गजनवी के समय अपने देश की स्थिति क्या थी। बस इतना ही याद रखो, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बेटर है। बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे तो जब टेस्ट कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है कल नहीं परसों से, और आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन, उसमें भी सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, छोटे छोटे। अभी एक खाका तैयार किया जा रहा है। अगर हम धार्मिक आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत उस समय संपन्न था, उपजाऊ मिट्टी थी, देश विदेश से अच्छे खासे व्यापार चल रहे थे, मंदिर जो थे धन के खजाने थे। लेकिन भारत विदेशी आक्रमण के समय आर्थिक स्थिति को छोड़ दो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन स्थितियों से भारत उस समय कमजोर हो गया था। साथियों, अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम बात करेंगे इसी हाथे अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। अलबरूनी कौन था, कितना योग्य था, कहाँ से आया था, क्या था? ठीक है, अलबरूनी का जो जन्म है 973 ईस्वी में मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म खीवा प्रांत में हुआ था। ठीक है साथियों, ये ईरानी मूल का फारसी लेखक था। कहा जाता है बहुत ही योग्य था ये। जब महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो बंदियों के साथ अलबरूनी भी कैद करके आ गया। अलबरूनी गजनी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया। उसने गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, फारसी, संस्कृत सब कुछ सीखी।
यहाँ तक पुराणों, वेद, उपनिषद इनका भी उसने अध्ययन किया और अपनी तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद में उसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन दशाओं का विवरण करता है, इन दशाओं के बारे में लिखता है वो। सबसे बड़ी बात, वो अपनी बुकों में तहकीक-ए-हिंद में वो ये लिखता है कि जो भारत के ब्राह्मण थे उन्हें दाम्भी कहता है, दम्भी। इसका मतलब घमंडी बताया है यहाँ के ब्राह्मणों को। उसने अपनी बुक में, अलबरूनी ने 72 अछूत जातियों की एक सूची प्रस्तुत की है। यहाँ तक कि अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद में अपनी पुस्तक में होली और दिवाली का भी वर्णन किया है। वो काशी को हिंदुओं का मक्का बताता है। साथियों, अगर हम मोटी मोटी बात करें तो अलबरूनी, अगर हम रिवाइज करना चाहें, अलबरूनी 973 में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म प्रांत में उसका जन्म हुआ। वो गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेद इन सब का ज्ञाता था, इन सब का अध्ययन किया उसने और अपनी बुक तहकीक-ए-हिंद में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब का वर्णन किया। होली और दिवाली का भी वर्णन किया। साथियों, फिर से आप लोगों को एक बार सूचित किया जाता है कि कल के बाद परसों से हम 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। काफ़ी बच्चों ने कहा है कि सर प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो प्रैक्टिस सेट तैयार कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और परसों से आप सभी के सामने 125 क्वेश्चन का सेट स्क्रीन पे सॉल्व कराया जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि जो एक सप्ताह में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी लोग उस टेस्ट में शामिल हो। उस टेस्ट का मेन उद्देश्य है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं अपने साथियों को। हाय दोस्तों, फिर से आपसे एक बार बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन टेस्ट परसों से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, बैच है, वो कई टेस्ट सीरीज़ें बना चुके हैं, उसमें अच्छे लोग शामिल हैं और उसके बाद हम परसों से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मेन उद्देश्य उसका टीजीटी, पीजीटी और नेट। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को और आगे बढ़ाएं इसे, क्योंकि यही सब हमारी मेहनत का फल होता है। बस आप लोग अच्छा प्यार दें और इसी तरह मिलजुल करके सब लोग साथ में आशीर्वाद देते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू साथियों, थैंक यू दोस्तों।